आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 18 जून, दिन है शुक्रवार। देश दुनिया की तमाम खबरों का सीधा और सटीक एनालिसिस बिना किसी तड़क भड़क, हड़बड़ाहट और शोर शराबे के, सीधी, सिंपल और आसान जबान में। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है आज के बुलेटिन में खास। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस महाअभियान की जिसमें 26 राज्यों में करीब 1 लाख कोरोना वॉरियर्स को तैयार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बताएंगे आपको। उसके बाद बात होगी कोरोना को लेकर हुए नए खुलासे की। अहमदाबाद की साबरमती नदी से जब पानी के सैंपल लिए गए तो उसमें कोरोना वायरस के सैंपल मिले। इस पूरे मामले पर आईआईटी गांधीनगर के साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और इसके बाद बात होगी कोरोना के थर्ड वेव के खतरे की, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद फिर से लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। और आखिर में बात करेंगे यूपी पुलिस की, जिसने 1 साल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 1107 मुकदमे दर्ज किए, कई लोगों को जेल भी भेजा। तो जानेंगे कि ये केस किस तरह से दर्ज किए गए और इनके पीछे आधार क्या बनाया गया। तो होगा ये सब, लेकिन पहले चलते हैं हमारी सहयोगी खुशबू के पास जो हेडलाइंस के साथ तैयार हैं। शुरू कीजिए खुशबू। शुक्रिया जमशेद। उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार कुंभ मेले में फेक टेस्टिंग की जांच के लिए 7 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कुंभ के दौरान 1 लाख फर्जी कोविड टेस्ट किए गए थे। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। आज तक के सूत्रों के अनुसार बैठक में कश्मीर में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका से इनकार किया है, क्योंकि सीरो सर्वे से पता चलता है कि सभी आयु वर्गों में सेरो पॉजिटिविटी लगभग समान थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद सरकार तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में आंतरिक कलह का एक मामला सामने आया है। मामला लखनऊ के हुसैनगंज थाने का है, जहां कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश सचिव सुनील राय ने यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर मुकदमा दर्ज कराया है। अजय कुमार लल्लू का कहना है कि एक होर्डिंग में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी फोटो नहीं लगाई गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गांव करका में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। मृतक की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। और भारत न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले सेशन में बारिश की वजह से अब तक टॉस भी नहीं हो सका है। बारिश की वजह से नुकसान हुए समय की भरपाई के लिए 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया है। जितने समय का नुकसान होगा रिजर्व डे पर उतना ज़्यादा समय बढ़ाया जाएगा। इसकी घोषणा रेफरी 22 जून को दिन खत्म होने से 1 घंटे पहले करेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हमारे कई फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जान गंवाई, उनको इससे काफी नुकसान भी हुआ। अब ऐसा मंजर थर्ड वेव में ना देखना पड़े, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में करीब 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को तैयार करने का महाअभियान शुरू किया, जिसमें 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए
ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने में हमने कोरोना से हुई त्रासदी को बहुत ही नजदीक से देखा। कोरोना को टैकल करने में सरकार की प्लानिंग को लेकर खूब सवाल उठे, लेकिन इस महामारी के दौरान जिस तरह सरकार का मैनेजमेंट था, उसे लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कितने नंबर देंगे, तो आपके अलग अलग जवाब होंगे। वहीं एक अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इस कंपनी ने भारत में एक सर्वे कराया और पता लगा कि महामारी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में पहले स्थान पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं को लेकर भी इन देशों में सर्वे किया गया है। भले ही पीएम मोदी की रेटिंग्स बाकी देशों के नेताओं से ज्यादा है, लेकिन अगस्त 2019 में मोदी की रेटिंग 82% थी, यानी कि 16% की गिरावट दर्ज की गई। अब इस गिरावट का कारण क्या है और बाकी देशों के नेताओं को कितने % मार्क्स मिले हैं, मैंने पूछा इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है मॉर्निंग कंसल्ट, ये नेशनल रेटिंग को ट्रैक करता है। उसमें अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल दर्जे पे हैं। अगर आप कहा जाए कि दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं, जो देश हैं जिनको एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि जहां पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसमें नरेंद्र मोदी जी की जो रेटिंग है वो सबसे अच्छी है, 66%। ये कंपैरिजन किया जाए तो 2019 में जब यही रेटिंग आई थी तो प्रधानमंत्री की रेटिंग उस समय पे बहुत ऊंची थी, यानी करीब आप कह सकते हैं कि 20% की कमी दिखाई देती है। लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तो वो समय ऐसा था जब नरेंद्र मोदी की रेटिंग इसलिए भी हाई थी कि 370 जैसा एक कानून जिसको लेकर के देश में काफी पॉलिटिकल डिवाइड था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। दूसरा, अगर आप देखें तो पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला सामने आया, उस पर बालाकोट का जो भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसने नरेंद्र मोदी की छवि को एकदम ऊपर की तरफ, ग्राफ की तरफ ले गया। यानी कि देश में जो सैंपल बेस चाहे छोटा था, 2500 लोगों का ही सैंपल बेस था, लेकिन उस छोटे सैंपल बेस में अगर देखा जाए तो 86% लोग नरेंद्र मोदी को अप्रूव कर रहे थे। उसमें गिरावट आई है 20%। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये रेटिंग जो है ये बहुत लंबे अंतराल पे नहीं आती है, ये हफ्ते और कुछ हफ्तों के उसमें भी आती हैं। तो जून 1 को अगर आप देखेंगे रेटिंग को, जून 1 को ये रेटिंग 60% थी, यानी 40% डिसअप्रूव करते थे। तो 60 से नरेंद्र मोदी की रेटिंग 66 की तरफ वापस आई है, यानी जो 26% का ग्राउंड लूज किया था नरेंद्र मोदी ने 2019 के मुकाबले, वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। राहुल जी, बाकी देशों के हेड ऑफ स्टेट को कितने % मिले हैं? देखिए, अगर इसमें देखा जाए कि रेटिंग के मामले में, तो ये मैं जैसे कहा कि पूरे दुनिया के नेताओं के लिए एक मुश्किल का समय रहा है। इसमें नरेंद्र मोदी अगर 66% पे हैं, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है मारियो द्रागी, वो इस समय 65 पे हैं। उनके बाद मेक्सिको के प्रेसिडेंट हैं आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो कि 63% पे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जहां पे कोविड की उतनी महामारी नहीं फैली थी या उतनी परेशानी नहीं आई थी, वहां प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन जो है वो 54% पे नीचे हैं। जर्मन चांसलर अंजेला मर्केल
जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पे कहा जाता है कि उन्होंने कोविड की लड़ाई अच्छी लड़ी। वहां पे उनकी एंजेला मर्केल जो चांसलर है जर्मनी की, उनकी 53% रेटिंग है। अगर अमेरिका इस समय पे विश्व शक्ति है और कोविड के बाद तमाम हिंदुस्तान में जो ऑपोजिशन के नेता हैं ये दुहाई देते हैं कि अमेरिका में देखिए वैक्सीनेशन की ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो है जो बिडेन, उनका 53% है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो हैं उनका 48% है। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन 44% पे हैं। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे-इन जो है वो 37 पे हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, वो 36% पे हैं। ब्राजील जहां पे काफी कोविड के कारण लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ी हैं, वो 35% पे हैं। उनके जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो 35% पे हैं। अच्छा राहुल, आपने सर्वे को ढंग से पढ़ा है, तो ये बताइए कि इसकी मेथोडोलॉजी कैसी रही और इसमें कितने लोगों का फीडबैक लिया गया है। देखिए, जो इस बार अभी भारत में से ये जो सर्वे हुआ है उसमें भारत का जो सैंपल साइज था वो 2126 एडल्ट थे, यानी ये वो तबका है जो कि वोट डालता है। लेकिन इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज जो है, जो सर्वे में के लोग बताते हैं कि ये पीरियड जो है ये काफी जिसे कहा जाए नेताओं के लिए खराब पीरियड माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, पैंडेमिक को लेकर के अगर आप आज की तारीख में कुछ ही देशों को छोड़ दें तो इस समय का जो पिक्चर है वो सभी सरकारों के लिए मुश्किल का सबब है। अगर आप देखिए तो इस देश में टोटल केस जो अभी तक आए हैं वो छोटे मोटे केस नहीं है, वो लगभग किसी एक देश की, अच्छे खासे देश की आबादी के बराबर केसेस आए हैं। 2.98 करोड़ लोगों को कोविड पॉजिटिव हुए, 4 लाख लोग जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। आपने देखा कि अप्रैल और मई का जो महीना था वो जनता के लिए बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति वाला एक पीरियड था, और उस समय पे सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, वो शायद चरम पे थी। मई के आखिर तक आते आते धीरे धीरे दबाव कम हुआ, लेकिन नाराजगी जी थी वो जून के महीने में बरकरार थी। उसको देखते हुए ये 66% का आंकड़ा ऐसे मुश्किल पीरियड में, जब देश में करीब 3 करोड़ लोगों को कोविड हुआ और वो मुश्किलात के दौर से गुजरे, उसको लेकर के अगर आप 1 जून का आंकड़ा देखें तो 60% नरेंद्र मोदी की रेटिंग आ चुकी थी। लेकिन ये 66 की रेटिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो किसानों को पैसा मिला है, कोविड में जो बच्चे जिनके पेरेंट्स हताहत हुए हैं उन लोगों के लिए जो वजीफे और पढ़ाई में उनकी मदद का काम हुआ है, या जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव दोबारा शुरू करने का सरकार ने वायदा किया है कि दिसंबर 31 के आते आते इस देश के करीब 94.5 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन की डोज, यानी करीब 190 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिए जाएंगे। इसको लेकर के लग रहा है कि थोड़ी सी जो स्लाइड आई थी, यानी गिरावट आई थी उनकी रेटिंग में, वो थोड़ी इंप्रूव हुई है। शुक्रिया राहुल। कोरोना को लेकर हर नए दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा मामला गुजरात से है, जहां अहमदाबाद के साबरमती नदी के पानी के जब सैंपल लिए गए तो वहां उसमें कोरोना वायरस मिला। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के 2 बड़े तालाब कांकरिया, चंदोला में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इसमें पहले भी गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोरोना वायरस पाया गया था, लेकिन इस बार प्राकृतिक जल से कोरोना के अंश मिले हैं, जो एक चिंता का विषय है। इस पूरे मामले पर हमने बात की इस पर रिसर्च कर रहे IIT गांधीनगर के साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनीष कुमार से। सबसे पहली बात तो जो ये खबर आ रही है कि कोरोना वायरस मिला और कहीं कहीं तो जिंदा भी लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमें कोरोना के जीन्स मिले हैं, मरे हुए कोरोना के टूटे हुए जीन्स, इसलिए वो कभी किसी कोई डिजीज कॉज नहीं कर सकते, वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें कोई खतरा नहीं है। अब रही बात कि ये जीन्स कहाँ से आए, तो ये जीन्स ऑफ कोर्स बीमारों के शरीर से एक्सक्रीशन से आया है।
और जो फीकल मैटर या यूरिन में जो एक्सक्रीट होता है वो वायरस मरे ही होते हैं, वो टूटे हुए जीन्स ही होते हैं, तो वहीं से ये वायरस आता है। और चूंकि ये एक टूट के बहुत छोटा पार्टिकल, नैनो पार्टिकल साइज हो जाता है, इसलिए इसको कंप्लीटली रिमूव कर पाना किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट के लिए मुश्किल होता है। इसलिए कभी कभी आपको ये जीन्स जो, क्योंकि ट्रीटेड वाटर फिर से नदी में छोड़ा जाता है, तो इसलिए ये जीन्स नदी या तालाबों में डिटेक्ट किए जा सकते हैं। और हमारे केस में भी हमने 4 महीने तक किया वीकली सैंपल, और सिर्फ 5 बार साबरमती में सैंपल्स को पॉजिटिव कहा जा सकता है। तो सिर्फ 4 बार ही, लेकिन ये जो पॉजिटिव भी हुआ है वो अभी RT-PCR के थ्रू कई बार मल्टीप्लाई करके हुआ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश से भी जो सॉलिड वेस्ट और या हॉस्पिटल वेस्ट ये सब से लीच होके आ सकता है, लेकिन ये सब टूटे हुए जीन्स हैं, ये जिंदा वायरस नहीं है। मनीष जी, तालाब में पानी जो होता है उसमें ठहराव होता है, लेकिन नदी में लगातार बहाव देखा जाता है, तो क्या पूरी नदी में संक्रमण फैलने का खतरा है? पानी का ठहरा होना और नदी में लगातार बहाव होना ये सच है, लेकिन इससे संक्रमण का ना तो तालाब से खतरा है ना नदी से खतरा है, क्योंकि हमने जो मेथड यूज किया है उसमें जिंदा वायरस को डिटेक्ट कर पाना असंभव है। तो हम अगर कोई वायरस उसमें सैंपल में जिंदा रहता भी है तो भी उसको मार के उससे RNA निकाल के फिर RT-PCR करते हैं। इसलिए जो फ्रेगमेंटेड जीन के आधार पे संक्रमण का बात करना नाइंसाफी होगा। तो ये संक्रमण की बात कहीं से नहीं आती है। हमने सिर्फ ये इस बात बोला है कि जैसे वेस्ट वाटर सर्वेलेंस करने से 10 से 12 दिन का आपको अग्रिम जानकारी हो जाता है, अर्ली वार्निंग हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये था कि जिस शहर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जैसे कि गुवाहाटी, जो इस पेपर में भी हमने बताया है, तो उस गुवाहाटी में जहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, वहाँ क्या चीज़ जांचने से वेस्ट वाटर सर्विलेंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से ये जांच की गई कि क्यों नहीं हम नदी के पानी को देखें कि कभी पॉजिटिव आता है या नहीं आता है। तो हमने डिटेक्ट किया। तो ये एक तरीके से एक नया सर्विलेंस सिस्टम होगा और इससे हम और सजगता आ पाएगी हमारे पास। इसलिए इसमें कोई संक्रमण का खतरा नहीं है और नदी के बहाव या तालाब के ठहराव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी, जाहिर है कि ये एक बेहद खतरनाक बात है और इस बारे में जल्द ही कुछ इंतजाम किए जाने भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये बताइए कि इसे दूर करने के उपाय क्या हैं? ऐसा मैंने कहा कि हमें चिंता करने की बात ही नहीं है, तो दूर करने का उपाय सोचना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मरे हुए टूटे हुए जीन्स हैं और इससे कुछ भी नहीं किया जा सकता, इससे कुछ भी संक्रमित नहीं होगा। तो दूर करने की बात नहीं है, बट समहाउ हम लोग अपना मास्क, अपना सॉलिड वेस्ट वगैरह का ठीक से ख्याल रख सकते हैं, ठीक से डिस्पोज कर सकते हैं, बस इतना ही। बट इससे कोई दूर करने के लिए हमें तुरंत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्रिया मनीष जी। कोरोना की दूसरी लहर ने कैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, ये हम सब ने देखा है। हालांकि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका भी है और ये चुनौती भी है कि कैसे इससे निपटा जाए। इस बीच वेरिएंट्स भी एक चुनौती बनकर खड़े हैं। अब ब्रिटेन का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ तो सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ रोज केसेस बढ़ने लगे हैं। ये भी माना जा रहा है कि 21 जून के बाद और लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, भारत में भी तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को हटा लिया गया है और इस वजह से लोगों में खासी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तीसरी लहर को लेकर लोगों को चेताया है। हमारे आज तक रेडियो के रिपोर्टर हैं कुमार कुणाल, जो दिल्ली में हैं। मैंने उनसे ही पूछा कि दिल्ली में लोग क्या ग्राउंड पर सावधानियां बरत रहे हैं या नहीं। अगर हम देखें ग्राउंड जीरो पर, अगर हम बाजारों की बात करें तो कई जगहों पर हमें कोविड प्रोटोकॉल नज़ारत दिखता है। खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। हालांकि लोग कई जगहों पर मास्क लगाकर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कई इलाकों में हमने ये भी देखा कि मास्क भी लोग कम लगा रहे हैं, कई जगहों पर नहीं भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करें जब दूसरा वेव नहीं आया था, तब लोग बहुत ज्यादा ढीले हो गए थे। उस समय बहुत ही धज्जियां ज्यादा उड़ाई जा रही थी कोविड प्रोटोकॉल की। उससे कुछ बेहतर स्थिति हमें आज दिखाई पड़ती है। दूसरी जो मुश्किल है दिल्ली में वो ये है कि अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस है या दिल्ली मेट्रो है, वो आधी कैपेसिटी पे चल रही है।
इसकी वजह से सड़क पे भीड़ ज्यादा दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन पर लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये सारी मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं ग्राउंड पर, और यही वजह है कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इस तरीके से मामला रहा तो आने वाले दिनों में हम तीसरी वेव जो है उसकी भी आहट दिल्ली में देख सकते हैं। तो सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो अभी भी कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल का, उसके पालन की सख्त जरूरत। तो ये थे कुमार कुणाल। तीसरी लहर और खतरनाक हो सकती है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके क्या तरीके हैं, कई बार हमने आपको अपने पॉडकास्ट के जरिए इस बारे में बताया है। अब हाल ही में मेडिकल जर्नल द लैंसेट में कुल 21 एक्सपर्ट्स ने 8 नए तरीके बताए हैं, सुझाव दिए हैं, जिसकी मदद से इंडिया आने वाली तीसरी लहर से निपट सकता है। इन सुझावों में कुछ सुझाव सरकार के लिए है तो कुछ हम जनता के लिए भी। मैंने आज तक रेडियो की रिपोर्टर सुमेधा से बात की और उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि लैंसेट में एक्सपर्ट्स पैनल ने सरकार को क्या कदम उठाने का सुझाव दिया है। जो 21 लोगों का पैनल है, जो 21 एक्सपर्ट हैं, उनमें टॉप सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी और बायोकॉन की किरण मजूमदार हैं। तो वो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को उन्होंने बोला है तो टेक सम स्टेप्स। अब वो स्टेप्स क्या क्या हैं कि वो कहते हैं कि आप दोनों पहली बात तो इकट्ठे काम करिए ताकि एक सिनर्जी बन जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कोऑर्डिनेशन बना रहे। वो बोलते हैं कि जो वन साइज फिट ऑल है कि आप एक ही सोल्यूशन सबके सब प्रॉब्लम को दें नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, वो नहीं होगा। तो पहले तो ये कि आप अपना डिसेंट्रलाइज करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी दीजिए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप एक नेशनल प्राइसिंग पॉलिसी बनाइए जो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिन पे हमने इतना देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का पैसे इतने ज़्यादा थे, लोगों को लूटा जा रहा था, वो चीज़ ना हो फिर से। तीसरी चीज़ बोली है दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इंफॉर्मेशन देखिए कि बिल्कुल क्लियर पहुंचे लोगों तक, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है और क्या ना करना है, दोनों चीज़ें। इस पैनल ने गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं उन सबको एम्प्लॉय कर दिया जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो उनका, ताकि हम थर्ड वेव को टैकल कर सकें। वही उन्होंने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि आप वैक्सीन को लेके भी एक पॉलिसी बनाइए जिससे आसानी से लोगों तक ये हथियार पहुंच पाए। डेटा कलेक्शन के बारे में भी बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमें इस लड़ाई से लड़ना कैसे है। अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा ठीक, तो हमें पता नहीं होगा आगे करना क्या है। कैश ट्रांसफर के बारे में भी बात की गई है, बट ज़्यादा यही है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया है कि आप मिलकर काम करिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़्यादा पावर दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से, अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सिचुएशन हैंडल कर पाएं। अच्छा सुमेधा जी, वैक्सीन को तो बड़ा हथियार माना ही जाता है, तो एक्सपर्ट्स पैनल ने वैक्सीन को लेकर क्या बोला है? तो इस पैनल ने वैक्सीन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को सुझाव दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने बोला है कि देखिए आप एक सेंट्रल स्कीम बनाइए कि आप कहाँ से लेंगे वैक्सीन, आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। अभी जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये सब कुछ, वो कहते हैं नहीं आप ये खुद अपने पास रखिए कि कैसे आप प्रोक्योर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उससे क्या होगा, एक प्राइस बना रहेगा और जो इनइक्वालिटी है, इनइक्विटी है कॉस्ट क्रॉस स्टेट, वो कम हो जाएगी। दूसरी बात उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को बोले कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पे ये कर सकती हैं कि कौन से ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है ये डिसाइड कर पाए, ताकि जितनी डोजेज अभी हमारे पास हैं अवेलेबल, क्योंकि हमें पता है कि सप्लाई का इशू है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जितना है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो जाए। इससे वो बोल रहे हैं कि सप्लाई भी इम्प्रूव होगी। वो एक और चीज़ बोलते हैं कि वैक्सीनेशन एक पब्लिक गुड है, आप उसको मार्केट मैकेनिज्म पे मत छोड़िए। आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो वर्ग हैं जो नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं और कोविड से उनको ज़्यादा खतरा है, वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। और तीसरी लहर को कुछ हद तक रोकने के लिए जनता इसमें कैसा रोल निभा सकती है, क्या इस बारे में भी कुछ कहा गया है? एक
अलग सा इन्होंने वो बताया है कि आप गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी के साथ मिलना पड़ेगा ताकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन सोसाइटी तक जाए। लोगों को भी ये कहा गया है कि आप अपनी तरफ से सारे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोला जाता है वो फॉलो करिए, और बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन ही होना चाहिए एनजीओ पे, ताकि वो फॉरेन या जो उनके रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन रिसोर्स हैं वो इस्तेमाल कर पाए। बाकी वो यही बोलते हैं कि देखिए कोविड का जो थर्ड वेव है वो उसकी तैयारी हमें पूरी करनी पड़ेगी, तो लोगों को अपना जो उनका दायित्व है कि उन्हें अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, अपना गार्ड डाउन नहीं करना है अभी। और गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आप देखिए कि आप सिविल सोसाइटी के साथ कैसे मिलके ये इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को पता हो कि उन्हें ये करना है और ये नहीं करना है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है आजादी, और वो भी बोलने की आजादी। मतलब आप अपनी सहमति असहमति को व्यक्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, आपकी आजादी किसी और की आजादी का हनन ना हो। अब आजादी की ये डेफिनेशन पिछले कुछ सालों में बदल गई है। सोशल मीडिया ही आजादी का पर्याय बन गया है। ऐसे में जब भी वहां पर कुछ पाबंदी लगाने की खबरें आती हैं तो लोग सरकार की आलोचना करने लग जाते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सोशल मीडिया पर मुखर होना अब आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपकी कोई भी ऐसी पोस्ट जो सरकार के मानकों के खिलाफ है आपको मुश्किल में डाल सकती है। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। यहां पुलिस एक साल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर 1107 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। कई मामलों में पोस्ट डालने वालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। ये केस किस तरह से दर्ज किए गए हैं और इनके पीछे आधार क्या बनाया है पुलिस ने, ये पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकील साइबर एक्सपर्ट विराग गुप्ता से। सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। उसके बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज करना चिंताजनक है। अधिकांश मामलों का अगर विवेचन किया जाए तो ऐसा लगेगा कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज करने के पीछे राजनीतिक विरोधाभास ज्यादा है और कानून के शासन की भावना कम है। सोशल मीडिया में राजनीतिक विरोधाभास के अलावा और भी बहुत सारे आपत्तिजनक कंटेंट हैं, जिनमें ड्रग्स के मामले हैं, पोर्नोग्राफी के मामले हैं, बाल अपराध के मामले हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिन मामलों में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी संलिप्तता है। लेकिन ऐसे मामलों में सरकार और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और जबकि जो राजनीतिक विरोधाभासों के मामलों में मुखरता से कार्रवाई करती है। इससे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि सिविल मामलों को क्रिमिनल बनाने की प्रवृत्ति। ऐसे मामलों में अगर कहीं पे अभिव्यक्ति गलत हुई है तो उसमें सिविल डिफेमेशन के मामले बनने चाहिए, या क्षतिपूर्ति के मामले बनने चाहिए, या अन्य प्रकार के मामले बनने चाहिए। पुलिसिया डंडे के जोर पर अभिव्यक्ति का हनन करना किसी भी लिहाज से लोकतंत्र में सुखद नहीं कहा जा सकता। सर, अब ट्विटर को भी गाजियाबाद के मामले में पार्टी बनाया गया है, तो कंपनी के सामने कितनी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि उनका इंटरमीडिएरी स्टेटस अब खत्म हो चुका है और इसके खत्म होने की चिंताएं अब क्या हैं? नहीं, देखिए, ये एक धारणा, बहुत ही गलत धारणा बनाई जा रही है अखबारी रिपोर्टों के बेसिस पे कि ट्विटर या किसी अन्य कंपनी का इंटरमीडिएट स्टेटस एक पर्टिकुलर तारीख के बाद खत्म हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टेटस किसी सरकार की नोटिफिकेशन से नहीं मिलता, ना ही उसे नोटिफिकेशन से रद्द किया जा सकता है। अगर ट्विटर ने जो आईटी रूल्स का पालन नहीं किया, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंटेंट को हटाने के बारे में सक्षम अधिकारी या कोर्ट का आदेश हुआ और ट्विटर ने उस आदेश का पालन नहीं किया, तो फिर उसके बाद उनके खिलाफ भी उस मामले में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है।
और जहां तक ट्विटर इंडिया के हेड को पुलिस द्वारा बुलाने की बात है, इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। गूगल हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन सारी कंपनियों ने, अधिकांश कंपनियों ने अपने अमेरिकी कंपनियों को पेरेंट कंपनी माना है, और ये जो नए ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये भी उन कंपनियों के मार्फत किए जा रहे हैं। तो जब भारत की कंपनी खुद को मार्केटिंग का कंपनी बताती है, तो फिर उनकी जवाबदेही कैसे बनाई जाएगी? सरकार को भी यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे अधिकारियों से उनके लोग क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के लोग कैसे मिलते हैं। जो लोग भारत में अपने व्यापार के लिए अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, और जब जवाबदेही का मसला आता है पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों के सामने, तो ट्विटर जैसी कंपनियों को लोग अपने हाथ पीछे खड़ा कर देती हैं। यह एक विरोधाभास है जिससे कि स्पष्टता से निपटने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ ट्विटर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कानून के शासन के तहत समानता से बर्ताव करके उन्हें भारत के कानून के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए, और उनसे भारत में फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे जो 20 लाख करोड़ की सालाना आमदनी है, उससे टैक्स की वसूली करना चाहिए। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट और अभद्रता के मामले में पुलिस ने ट्विटर के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया है। ये नोटिस 17 जून को भेजा गया था और पुलिस ने उन्हें 7 दिनों के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन आकर बयान देने को कहा है। तो दिन भर में आज के लिए इतना ही। अब आ गई है चला चली की बेला, लेकिन चलने से पहले आपको 4 पंक्तियां याद दिलाना चाहता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां आपने स्कूल की किताबों में पढ़ी होंगी कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां याद इसलिए आई क्योंकि आज ही की वो तारीख थी, साल था 1858, जब ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने शहादत पाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमारा शत शत नमन। और इसके बारे में नामी गिरामी सेगमेंट में आपके लिए झांसी की रानी की पूरी कहानी हमने तैयार की है, तो जब भी मौका मिले आप उसे ज़रूर सुनिए। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह हो, सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस प्रोग्राम की साउंड मिक्सिंग की थी अमृत रेगी ने और इसकी प्रोड्यूसर थी खुशबू। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।